हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी आप सबको डिमांड थी। और आपको पता होगा जिस तरह हमारे यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर दैट इज 400K सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं, तो उसी के दिन पे याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर जरूर देख के जाइए अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये पूरा जुलाई मंथ का एक सिंगल करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसका इंतजार बहुत दिनों से था स्टूडेंट्स को। तो ये जुलाई करंट अफेयर्स 2023 एक एक चीज कवर की गई है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ लेक्चर देख के चल जाओ, एग्जाम में जुलाई से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो मेरी मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई मंथ, जैसे आपको पता होगा आज जुलाई खत्म हो गया, तो जुलाई का लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने कवर किए हुए इस जुलाई मंथ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से स्टार्ट करूंगा मैं, दैट इज India supports UN effort in continuing Black Sea Grain Initiative। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए कंफ्यूज हो जाओगे। ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या? साइन तो 2022 में हुआ था, बट 2023 में जुलाई में न्यूज में क्यों आ गया वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ब्लैक सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आप क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये चीज। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्लैक सी किस किस कंट्रीज को टच करती है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या? इंडिया किसको सपोर्ट करी? यूएन को सपोर्ट कर रही है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में। चलिए मैं आपको बताता हूं ये है क्या, पहले समझा देता हूं, फिर बहुत सिंपल सा इनिशिएटिव है। देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या, आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। ओके, अभी भी चल रहा है वॉर। ओके, तो इसमें क्या है, जब ये वॉर चल रहा है तो यहां पर यूक्रेन जो है, यूक्रेन बहुत सारे एक्सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो फूड प्रोडक्ट्स बहुत से एक्सपोर्ट करता है, बट जब ये वॉर चल रहा है तो यहां पर आप इजीली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्लैक सी पे रशिया का, जिस तरह आपको पता होगा, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो यहां से यूक्रेन से आप कोई भी फूड का प्रोडक्ट बाहर नहीं भेज पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन। तो यूएन ने टर्की के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया रशिया से। ओके, जिसको कहा गया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, कि ब्लैक सी से जो भी हमारा फूड का प्रोडक्ट जा रहा है उसको आप जाने दो। ठीक है, उसको आप एक रूट प्रोवाइड करो, वॉर आपका चलता रहेगा बट वर्ल्ड को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फूड बास्केट एक तरीके रशिया बहुत सारे फूड को एक्सपोर्ट करता है, अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो वर्ल्ड में फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। तो उसी को देखते हुए एग्रीमेंट डील जो हुई वो साइन हुई थी जुलाई 2022 में। ओके, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ने टर्की के साथ मिलकर ये डील रशिया से साइन कर ली। ओके, रशिया एग्री भी कर गया। इसमें ये था एक सेफ मैरीटाइम आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देंगे कि यूक्रेन के जो एक्सपोर्ट हैं जनरली कौन से फूड ग्रेन्स जो है वो इजीली जा सकें। और जनरली आप देखेंगे 3 पोर्ट्स की बात की गई थी, अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा कोर्नोमोस्को, ओडेसा, यूने। ओके, तो ये 3 पोर्ट हैं जहां से एक्सपोर्ट मेनली हो रहा था। तो ये मैरीटाइम उन्होंने दे दिया, बट रशिया का क्लेम है कि यूक्रेन यहाँ से अपने वेपन्स वगैरह भी मंगा रहा है हमारे इस क्लेम की वजह से, तो हमारे इस कॉरिडोर देने की वजह से। तो रशिया ने अब क्या कर दिया, इस डील को कंटिन्यू करने के लिए, वापस कंटिन्यू होनी थी, कंटिन्यू होने से मना कर दिया है। अब मना कर देंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, इससे प्राइस इन्फ्लेशन आएगा, फूड में प्राइस इन्फ्लेशन आएगा, पहले जो कंट्रोल हो रहा था। तो यूएन ने, ऑफकोर्स यूएन को ये सही बात नहीं लगेगी अगर रशिया इसको वापस आगे बढ़ाने के लिए मना कर दे। तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया यूएन का सपोर्ट कर रही है कि यूएन सही कह रहा है। देखिए यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट चले गए हम, डिप्लोमेसी यही कहती है कि इंडिया एज अ नेशन फर्स्ट आएगा, ना कि हमारी इंडिया रशिया फ्रेंडशिप पहले आएगी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इंडिया को भी इससे बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया क्यों चाहेगी रशिया इस आइटम को ब्लॉक करे और इंडिया में इन्फ्लेशन आए। तो देखिए इंडिया ने यूएन का सपोर्ट किया है, और ये सपोर्ट किस तरह के किया है आपको पता होगा। इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उनका नाम है दैट इज रुचिरा काम्बोज। ओके, आप इनका आपने इमेज देखी होगी, ये इंडिया में यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने बोला भी है इंडिया सपोर्ट्स यूएन ऑन ब्लैक सी इनिशिएटिव। तो देख रहे हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में इंडिया यूएन के सपोर्ट कर रहा है, ना कि रशिया का। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों न्यूज में चल रहा है। ऐसे टॉपिक्स भी एग्जाम में आ जाते हैं, ब्लैक सी बड़ा न्यूज में चल रहा है तो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अभी न्यूज में आ गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने क्या बोला है कि 70% हमने काम कंप्लीट कर दिया। किसका? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। मतलब इंडिया से थाईलैंड आप बाय रोड जा सकते हो, इंडिया एक ट्राइलेटरल हाईवे बना रहा है। अच्छा, ग्रेट थिंग। तो थाईलैंड जिसको जाना है बाय रोड जा सकते हो, 70% काम कंप्लीट हो चुका है। ये रूट जो है 1360 किलोमीटर का रूट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है इंडिया में? इंडिया में मणिपुर, जो आपको पता होगा न्यूज में है, मणिपुर के मोरे से कनेक्ट कर रहा है। और याद रखिएगा थाईलैंड के मायसॉट
तक कनेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा रूट जो है ट्राइलेटरल हाईवे है, तो याद रखना है माइसॉट थाईलैंड तक कवर कर रहा है और स्टार्ट क्या हो रहा है मोरे मणिपुर से, ठीक है। और आगे ये भी प्लान है कि इसको आगे चल के हम कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक कनेक्ट कर देंगे। तो कितनी अच्छी बात है, अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो बाय रोड आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट थिंग। देखते हैं कब कंप्लीट होगा। 70% काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है। तो इसलिए ट्राइलेटरल हाईवे न्यूज में आ गया। शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी ऑफिशियल विजिट हुई किसकी, श्रीलंकन प्रेसिडेंट की इंडिया में। बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सबसे पहले श्रीलंका का प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है रनिल विक्रमसिंघे। ओके, तो ये उनका ऑफिशियल, ये उनका नाम है। ये अभी इंडिया विजिट करते हैं। इंडिया विजिट करते हैं तो मोदी जी इनको क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि यार तुम अपनी कंट्री में 13th अमेंडमेंट को लागू करो, जिसकी बहुत दिनों से डिबेट चल रही है कि इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ये 13th अमेंडमेंट कहां से आता है, ये आता है इंडिया और श्रीलंका ने अकॉर्ड साइन किया था राजीव गांधी के टाइम पर 1987 में कोलंबो में। उस अकॉर्ड से ये अमेंडमेंट की बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है श्रीलंका के। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं और क्यों हम लोग कह रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट होना चाहिए, ये मैं आपको समझा देता हूं। बेसिक पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड होता है 1987 में। बहुत हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, बट इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड होता है 1987 में। और जो होता है श्रीलंका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जयवर्धने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का 1987 में, जो कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। एक्चुअली मैटर ऐसा है, ये अगर आप श्रीलंका के मैप को देखेंगे तो श्रीलंका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन 75% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हालीज है, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो सेकेंड मेजर कम्युनिटी है वो है तमिलियंस। ओके, जनरली वो नॉर्दर्न श्रीलंका में बसे हुए हैं और ईस्टर्न श्रीलंका में वो बसे हुए हैं, ये दो जगह पे वो बसे हुए हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी में कौन है, सिन्हालीज है जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है यहां पर कि उन्होंने क्या किया, ये माइनॉरिटीज थे तो इनको एक्सप्लॉइट किया गया। इवन मैं बताऊं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हालीज रखी गई, ओके। प्लस इनको जो राइट्स है वो सब इनसे छीने गए, जिसकी वजह से वॉर, एक सिविल वॉर भी ब्रेकआउट हो गया बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालीज के बीच में, ठीक है। तो फाइनली अब उसको देखते हुए ये बोला गया कि अब ये तमिल, जो तमिलियंस है, इनका बड़ा अच्छा अफेक्शन है अपने इंडिया के तमिलनाडु से। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे हमारे तमिलनाडु के लोगों को यहाँ पर लाते थे, ठीक है, और यहाँ पर उनको रखा गया, फिर वो यहीं पर रहने लगे। तो इनका कनेक्शन हमारे तमिलनाडु से बहुत है। अब तमिलनाडु का इनका साथ अफेक्शन, अब सिविल वॉर हुआ तो इनको मारा गया, तो इसकी वजह से इनको इन्होंने तमिलनाडु से एक अफेक्शन है। तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इनको आप राइट्स प्रोवाइड करिए क्योंकि इंडियंस ही है एक तरीके से, इस तरह आप मान सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया 13th अमेंडमेंट लाया जाएगा श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर जो प्रोविंसेस हैं श्रीलंका के उनको क्या दिया गया, एक तरीके से ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है, उनको पावर्स दिए जाएंगे। तो ये अभी तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इंडिया भी चाह रही है कि यार इंप्लीमेंट हो 13th अमेंडमेंट, जिससे कि जो तमिलियंस हमारे भाई हैं वहां पर उनको उनके राइट्स मिल सके। तो याद रखिएगा, इससे क्या होगा, जो श्रीलंका की प्रोविंसेस है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी इस अमेंडमेंट से। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट नहीं बोला हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बट ऑफकोर्स इतना आसान नहीं है क्योंकि सिन्हालीज वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो क्यों इतनी इजीली इसको इंप्लीमेंट होने देगी। सो देयर इज अ डिबेट, बट इंडिया चाहती है इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। आई होप आप समझ गए होंगे, दो इन्फॉर्मेशन मैंने एकदम डिटेल में बता दी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, दैट इज भारत मंडपम। ये क्या है, भारत मंडपम क्या है, अरे दिल्ली चले जाना। अब आपको पता होगा G20 की समिट, जो फाइनल समिट है जहां सब लोग आने वाले हैं G20 में, वो होने वाली है सितंबर में दिल्ली में, ओके। तो दिल्ली में होने वाली है, वेन्यू है G20 समिट सितंबर 2023 में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये समिट होगी कहाँ, उसके लिए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बना दिया गया है और इसका नाम रखा गया है भारत मंडपम, रिमेंबर। और ये कहां पर है, ये है दिल्ली में। तो पूछ सकते हैं भारत मंडपम किसका वेन्यू होने वाला है, इट्स गोइंग टू द वेन्यू ऑफ G20 समिट, ओके। और अगली G20 समिट क्या होगी, इस बार तो इंडिया में हो रही है 2023 की, 2024 की होगी ब्राजील में, दैट इज रियो दी जेनेरियो में अगली 2024 की समिट होगी। अब देखिए, आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी G20 की समिट्स होती रही, मतलब हमने पूरा एक साल अलग अलग फेज वाइज एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्टेट्स में आपने देखा होगा बहुत सारी G20 की समिट्स हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। बट फाइनल समिट याद रखिए दिल्ली में होने वाली है। और याद रखिएगा, हमने अब पता अगली समिट कहाँ होने वाली है, 2024 की ब्राजील में। तो हमने जो अपनी समिट हुई थी अभी स्टार्टअप 20 समिट, जो ऑफकोर्स G20 के अंदर ही हो रही थी, स्टार्टअप 20 समिट, ये हरियाणा गुरुग्राम में हो रही थी। इस समिट में हमने एक तरीके से याद रखिएगा टॉर्च जो है वो दे दिया है
ब्राज़ील को, क्योंकि ये ब्राज़ील जो है वो अगली समिट कराने वाला है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये समिट इंपॉर्टेंट रहती है। स्टार्टअप 20 समिट कहाँ हुई है, तो गुरुग्राम में हुई है, याद रखना है आपको, ठीक है। और यहीं पर हमने ब्राज़ील को उनका टॉर्च दे दिया कि भाई अब अगली समिट आपके यहाँ होने वाली है तो आप संभालें, ओके। तो एक बेसिक भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो याद है कि इंटरनेशनल टाइगर डे आपको पता होगा 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, वैसे इसको पहले भी लॉन्च कर दिया गया था लेकिन इसको वापस जुलाई में न्यूज़ में आया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंडिया एक वर्ल्ड लेवल पे एक इनिशिएटिव चला रही है जहाँ पर कंजर्वेशन की बात करें, किसकी, सिर्फ टाइगर्स की नहीं, बिग कैट्स की। ऐसे 7 बिग कैट्स चूज किए गए हैं जिनको कंजर्व करेगी और इंडिया ने इनको कंजर्व करने का एक तरीके से आप कह सकते हैं बेड़ा उठाया, मतलब इंडिया इसको लीड करेगी, ठीक है। नेपाल ने भी इंडिया को ज्वाइन किया है, तो बहुत सी कंट्रीज इंडिया को ज्वाइन करेंगी। 7 किस कैट्स को कंजर्व करने की बात करें, जागुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड, इन 7 को कंजर्व करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गया क्या कि जो बेंगलुरु है वो पहली इंडियन सिटी बन गई है जो कि याद रखिएगा टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन करने वाली इंडिया की पहली सिटी बेंगलुरु बन गई है। वैसे 41st सिटी थी जिसने इस फोरम को ज्वाइन किया, बट इंडिया की पहली सिटी थी इसने ज्वाइन किया है। ये सिटीज होती क्या वो मैं बता दूं। वर्ल्ड सिटीज फोरम क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज का जो इस फोरम में होती हैं, जिनका कोलैबोरेटली जो एक साथ मिलकर रिसर्च करती हैं, अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करती हैं। इंपॉर्टेंट क्यों शेयर करती हैं, फॉर व्हाट, टू एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग एंड फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, कि कल्चर का क्या रोल हो सकता है सिटीज को डेवलप करने में, उसके लिए याद रखिएगा पूरा ये फोरम बनाया गया है। तो इसमें अब इंडिया की पहली सिटी जिसने इस फोरम को ज्वाइन किया है वो है बेंगलुरु। तो आपको याद रखना है 41st सिटी बेंगलुरु बनेगी, बट इंडिया की पहली सिटी बनी है। तो पूछ सकते हैं कौन सी सिटी अभी इंडिया की बनी है, तो आंसर वुड बी बेंगलुरु, ओके। नेक्स्ट, आपने सुना होगा अभी मणिपुर में इतना वॉयलेंस हुआ, मणिपुर के वॉयलेंस की वजह से एक डिबेट बात में आ गई, पॉलिटी में डिबेट में आ गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट टू फेस नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट, ये न्यूज़ में आ गया। अब आप सोचेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप करंट अफेयर्स समझ रहे हो मैं एक एक करके किस तरह रिलेट कर रहा हूं। तो अगला टॉपिक जो है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहली बात बता दूं भाई, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पॉलिटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यार इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूल 198 में प्रोसीजर फॉर अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रूल नंबर 198 में मेंशन है। अंडर रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा में ये चीज मेंशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मेंशन है। पहली बात तो ये याद रखना है। तो रूल 198 आपको याद रखना, पूछ सकते हैं कौन से रूल में मेंशन है। दूसरा, जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लाती है फॉर एग्जांपल, तो क्या इसका कोई कारण बताना पड़ता है क्यों लाई गई है? नहीं, इसका कारण बताने की आपको जरूरत नहीं है। बट देख सकते हैं यहाँ पर लोग लिखे इंडिया फॉर मणिपुर, मणिपुर की वजह से हम ला रहे हैं, वो ठीक है, आप चाहो तो बताओ, बट कहीं मेंशन नहीं है कि आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कहाँ होता है? ये पास होता है लोकसभा में। तो आपको याद रखना है ये लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा में पास हो गया विद सिंपल मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा अगर ये पास हो गया तो। कैसे पास होगा? मेजॉरिटी लोकसभा में किसकी है? बीजेपी की है, तो पास होने के तो कोई चांस ही नहीं है। बट स्टिल पॉलिटिकल ग्लिम में एक मार्केट में न्यूज़ फैलाना, इसलिए ये चीज़ चलती है। बट आपको पता है मेजॉरिटी में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है। रिटर्न नोटिस, हाँ, जिसको भी याद रखिए एनी मेंबर ऑफ लोकसभा वो क्या कर सकता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा सकता है। वो रिटर्न नोटिस देगा 10 बजे से पहले, किसको? स्पीकर को। अब स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर देखेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, बट उसमें मिनिमम 50 मेंबर्स जो है मिनिमम सपोर्ट करें इस मोशन को। वो अकेला नहीं, 50 मेंबर्स सपोर्ट करें कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो याद रखिएगा स्पीकर एक डेट अनाउंस कर देता है विद इन 10 डेज, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाएगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाएगा तो उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग वॉइस वोट भी हो सकता है, चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं कि हाँ ना ऐसा करके, या तो हो सकता है डिवीजन वोट, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज किए जा सकते हैं, या तो सीक्रेट बैलेट वोट भी यूज हो सकता है। और अगर नो और सिंपल मेजॉरिटी से ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। बट मैंने आपको जिस तरह बताया ये पॉलिटिकल ग्लिमिक है, क्योंकि कैसे पॉसिबल है जब बीजेपी की मेजॉरिटी है लोकसभा में, सो हाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास? तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अमेंड कर दिए हैं रूल्स, किसके? रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस आपको पता होगा आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो इनके जो रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं उनके लिए रूल्स अमेंड किए हैं। और क्या अमेंड किए वो मैं बताता हूँ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्वेंट जो होगा, चाहे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कोई भी होगा, उसकी सैलरी को हम विथहोल्ड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, विदड्रॉ,
याद रखिए, बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे पेंशन, सैलरी नहीं, पेंशन को विथहोल्ड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं उसकी पेंशन बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे, अगर उसने वो गिल्टी फाउंड होता है कोई भी मिसकंडक्ट में या कोई सीरियस क्राइम में वो कन्विक्ट होता है, या तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर है 1923 के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को लीक करता है, तो इन केसेस में याद रखिएगा हम उसकी पेंशन को विड्रॉ कर सकते हैं या तो विथहोल्ड कर सकते हैं। याद रखना, मतलब कैंसिल कर सकते हैं उसकी पेंशन। पहले क्या, पहले ऐसा नहीं होता था? पहले भी ऐसा होता था, बट वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, बहुत टाइम लग जाता था उसमें, तो अब उस प्रोसीजर को और ईजी कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे ये काम कर लेगी। तो रिसेंटली ये अमेंडमेंट हुआ है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान ने एक इंपॉर्टेंट बिल पास कर दिया है, राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023, और ये बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है क्योंकि राजस्थान, आपको पता होगा यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्टेप चल दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने, जहाँ पर आपको हर व्यक्ति को, जो एडल्ट है राजस्थान को है, उसको याद रखिएगा, उसको काम मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा उसका, और अगर वेजेस मिलेगी मतलब, और अगर वो काम कर नहीं सकता, मीन्स ही इज़ अ डिसेबल पर्सन, और आप कह सकते हो कि वो बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी। तो सबको, एडल्ट को ये काम मिलेगा, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, सारे एडल्ट्स को। तो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है। यहाँ पर अगर आप काम कर सकते हो तो 125 पर ईयर, 125 डेज पर ईयर आपको वर्क मिलेगा, है ना, और अगर काम नहीं कर सकते तो 1000 रुपीज़ आपको मंथली पेंशन मिलेगी। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ मिलेगी, और मंथली पेंशन जो मिलेगी वो भी इन्फ्लेशन को देखते हुए 15% इंक्रीज भी की जाएगी। याद रखिए, एनुअल इंक्रीज भी होगी, 15% आपकी इन्फ्लेशन, जो आपकी पेंशन है वो भी इंक्रीज होगी। तो इट्स अ ग्रेट स्टेप। देखिए, आप काम करेंगे, आपको काम भी मिलेगा, और काम अगर सरकार नहीं दे पाती तो आपको अलाउंसेस देगी, मतलब आपको पैसा तब भी मिलेगा बिना काम किए, अगर आपको सरकार 15 डेज में वर्क नहीं दे पाती है तो। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो इसका एक्ट बना दिया उन्होंने। चलिए आगे, अभी देखिए अमित शाह जी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। ये क्या है? सहारा में जिस तरह स्कैम हुए थे, ठीक है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे जमा किए तो फ्रॉड हो गया था उनके साथ, तो उनके पैसे जो वापस रिफंड किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे को वापस किया जा रहा है, उसके लिए पोर्टल डेवलप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अभी देखिए, अब उसको नया बना दिया गया है, वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, तो ये भी न्यूज़ में चल रहा है। पूछ सकते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? आंसर वुड बी पोर्ट ब्लेयर, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क इशू किया है, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क। पूछ सकते हैं कि TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जो है वो पूछ सकते किसने रिलीज किया है? इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। ओके, फुल फॉर्म देख लेते हैं। TCRM का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन तो मेरा मानना सीधा आएगा, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क किसने रिलीज किया? आंसर आपको नीति आयोग लगाना है। अब इसमें डिटेल में आप देखोगे तो ये बता रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है उसकी असेसमेंट करेंगे कि भाई आगे चल के वो किस तरह यूज हो सकती है, उसका क्या यूजफुलनेस हो सकती है। तो याद रखिए, एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट, टेक्नोलॉजी का असेसमेंट किया जाएगा, जिससे कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि इनोवेशंस किस तरह बढ़ाई जा सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह बढ़ाई जा सकती है कंट्री में, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, इन सब पर बेस्ड है। उसी को देखते हुए एक फ्रेमवर्क रिलीज कर रही है नीति आयोग। तो जस्ट रिमेंबर, ये फ्रेमवर्क किसने रिलीज किया? दैट इज नीति आयोग, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली, याद रखिएगा, 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया गया है फॉर कमर्शियल ऑपरेशन, और ये स्टार्ट किया गया गुजरात में। तो पूछा सकता है कहां पे स्टार्ट किया गया है? फर्स्ट इंडिजीनियसली है तो गुजरात में किया गया है। गुजरात के, याद रखिएगा, ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वहीं पर ये 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया गया फॉर कमर्शियल पर्पस। ओके, नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहां बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है, आपको पता होगा, लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहीं पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है लोथल में, दैट इज इन गुजरात। तो ये भी याद रखना है, पूछा सकता है कहां बनाया जा रहा है? आंसर वुड बी गुजरात। ओके, नेक्स्ट, अभी एक टाइफून आया, इसका नाम है तलीम। ओके, पूछा सकता है ये टाइफून तलीम जो है वो कहां है? आंसर है हांगकांग में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो यार क्या टाइफून तलीम इज रिलेटेड टू हांगकांग। ओके, नेक्स्ट, बांग्लादेश और इंडिया ने लॉन्च किया है
ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रुपीस, मतलब रुपीस में ट्रांजेक्शन्स करेंगे, और ये टू रिड्यूस द डॉलर डिपेंडेंस जो है उसको देखते हुए इंडिया और बांग्लादेश ने लॉन्च किया। पूछ सकते हैं किसने इंडिया, किस दो कंट्री ने मिलकर ट्रेड ट्रांजेक्शन रुपीस में स्टार्ट किया इंडिया के साथ, तो आंसर वुड बी बांग्लादेश। ऑप्शन होगा भूटान, बांग्लादेश, ऐसे करके, सो आंसर वुड बी बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा, किस कंट्री ने रिसेंटली नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई है 90 डेज की, उसका नाम है पेरू। सो पेरू ने अभी रिसेंटली नेशनल इमरजेंसी लगाई है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली स्पाइक देखने को मिला है गुलियन बारे सिंड्रोम केसेस में। तो वहाँ का एक सिंड्रोम केस है जो कि न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में अटैक करता है, उसको देखते हुए इस सिंड्रोम केसेस की स्पाइक देखते हुए वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो क्या है कि अनकॉमन इम्यून सिस्टम अटैक और नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्वस सिस्टम अटैक होता है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर याद रखिए पेरू ने नेशनल इमरजेंसी लगाई है। पूछ सकते हैं किस कंट्री ने लगाया, आपको सीधा आंसर लगाना है नेशनल, दैट इज पेरू। ठीक है, पेरू की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पेरू जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, आपको मुझे उसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईरान बिकम फुल मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली एससीओ की समिट इंडिया होस्ट कर रहा था, ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी बट होस्ट इसको इंडिया कर रहा था 2023 समिट को। ओके, इसमें टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 8 हुआ करते थे, अब 9 हो गए हैं। पहले जो थे रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मेंबर्स थे। इंडिया पाकिस्तान 2017 में जुड़े तो टोटल 8 मेंबर्स हो गए, और अभी रिसेंटली याद रखिए 2021 में याद रखिए ईरान जुड़ा, बट ऑफिशियली जुड़ा है 2023 की ये वाली समिट में, मतलब 2 साल लगते हैं ज्वाइन होने में। तो 2021 में बात आ गई थी कि उसने अनाउंस कर दिया कि ईरान को जोड़ा जाएगा, और 2023 में ईरान ऑफिशियली ज्वाइन कर गया था। तो याद रखिए ईरान जो है वो 9th मेंबर बन गया है एससीओ का। एससीओ की इस बार की थीम थी सिक्योर एससीओ, इस बार 2023 जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था, सिक्योर एससीओ इज द थीम। ओके, नेक्स्ट, न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग। सो प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग बैन करने वाली कंट्री, पहली कंट्री कौन बनी है? आंसर वुड बी न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट, ताइवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया है। पूछा गया कहाँ ओपन किया गया है? टू स्ट्रेंथन इंडिया और ताइवान रिलेशंस। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में ओपन किया है। तो ये भी याद रखना है कि ताइवान ने कहाँ ओपन किया, करेक्ट आंसर है मुंबई। ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी गए फ्रांस। ओके, फ्रांस और यूएई दोनों गए थे, बट फ्रांस में उनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है। और इवन आपको याद रखना है वो क्यों गए थे, क्योंकि वो चीफ गेस्ट थे बेस्टल डे के लिए। याद रखिए, तो बेस्टल डे जो वहाँ का परेड होती है उसके चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी इसलिए फ्रांस जाते हैं। जब वो फ्रांस जाते हैं तो याद रखिए पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड फ्रांस के प्रेसिडेंट याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इनको ये अवार्ड देते हैं। तो पूछा सकता है आपसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, उनको ये अवार्ड, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट अवार्ड दिया है। ओके, अब जब यहाँ पर जाते हैं मोदी जी क्यों चीफ गेस्ट बने थे, मैंने आपको बताया बेस्टल डे परेड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है फ्रांस के लिए। ये एनुअल नेशनल इवेंट होता है फ्रांस का, जहाँ पर याद रखिएगा एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर उन्होंने मोनार्की को हटा दिया था कंट्री से। तो उसकी एक सिग्निफिकेंस को देखते हुए याद रखिए ये डे परेड होती है, और इस बार के चीफ गेस्ट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। जब मोदी जी यहाँ पर गए तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या अनाउंसमेंट की कि इंडियन टूरिस्ट जो फ्रांस विजिट कर रहे हैं अब वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आप रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हो। मतलब आईफल टावर आप जा रहे हो, आपको पेमेंट करनी तो आप रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हो। रिसेंटली ये एग्रीमेंट इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप जो इंडिया ने यूपीआई के ट्रांजेक्शन जिस तरह हम वर्ल्ड में अपने बढ़ा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, अब मोदी जी अगर जाएंगे फ्रांस तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाएंगे। यूएस गए थे तो यूएस वालों को गिफ्ट दे के आए थे, अब फ्रांस गए तो फ्रांस में उन्होंने 5 गिफ्ट दिए हैं अलग अलग। कैसे? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको क्या दिया? उनको कहा ये लीजिए आप सैंडलवुड सितार लीजिए, सितार प्ले करिए, सितार गिफ्ट दे दिया। उनकी वाइफ ने कहा हमारे लिए क्या लाया हो, तो उन्होंने मोदी जी ने क्या कहा? पचमपली कत, याद रखिए, जो कि एक साड़ी होती है जो कि बहुत फेमस है तेलंगाना की, उसको उन्होंने एक सैंडलवुड बॉक्स में रख के उनकी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। तो देख रहे हैं किस तरह गिफ्ट दे रहे मोदी जी। फिर मोदी जी ने कहा कि अरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं फ्रांस के, उनके लिए भी कुछ चाहिए, तो उन्होंने मार्बल इनले वर्क टेबल जो है, क्योंकि राजस्थान की बड़ी फेमस टेबल है, ये टेबल उनको जाके गिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर मोदी जी ने कहा प्रेसिडेंट हैं जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट है फ्रांस के नेशनल असेंबली के, उनके लिए भी कुछ गिफ्ट होना चाहिए, तो उनके देखिए कारपेट ले गए। कारपेट ये कश्मीरी कारपेट है, ठीक है, हैंडमेड है, तो इसको उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। और 5वां गिफ्ट कहे हाथी भी चाहिए इनको, तो देखिए यहाँ पर देखिए सैंडलवुड हैंड क्राफ्ट एलिफेंट जो है वो उन्होंने गिफ्ट किया किसको? जो फ्रेंच सेनेट के प्रेसिडेंट है उनको। तो देख रहे हैं ना किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग गिफ्ट किया। सारे गिफ्ट याद करें नहीं याद करें, बस प्रेसिडेंट को जो दिया है वहाँ के, ठीक है, वो याद कर लेना, वो जो उन्होंने सितार दिया है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैंने बता दिया आपको, न्यूज़ में चल रहे थे इसलिए बता दिया। ओके,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल जो कि गुजरात में स्टैब्लिश हो रहा है। कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल मतलब कोऑपरेटिव है वो इसको ऑपरेट करेगा, और कौन सा कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल ऑपरेट करने वाला, वो है दूध सागर डेयरी जो है वो ऑपरेट करने वाला है। ये गुजरात में स्टैब्लिश होगा। मोदी जी का जो मॉडल था कि सैनिक स्कूल को पीपीपी मॉडल के अंदर लाना, उसी की तरह ये इनिशिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सैनिक स्कूल को रन करेंगी। स्कूल का नाम है श्री मोती भाई, याद रखिए मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, जो कि महसाना गुजरात में लोकेटेड है। ओके, तो याद रखिएगा पहला सैनिक स्कूल जो रन बाय कोऑपरेटिव है वो गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा पुत्तापार्थी ये जगह का नाम है जहां पे इनॉग्रेट किया इन्होंने, क्या, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। ये किस चीज़ के लिए है, ये कन्वेंशन सेंटर किस लिए बताता हूँ। ये डिस्कशन होगा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, बहुत से स्कॉलर्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, तो एक तरीके से डिस्कशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक ये फोकल पॉइंट होने वाला है। तो पूछ सकते हैं कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, वर्चुअली मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश आते हैं और मध्य प्रदेश में उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक है, ये मिशन उन्होंने लॉन्च किया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने ये लॉन्च किया। और ये टारगेट क्या है, टारगेट है जो सिकल सेल एनीमिया है उसको 2047 तक, 2047 तक इंडिया से एलिमिनेट करना। और मध्य प्रदेश से इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि मध्य प्रदेश से ही क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पेशेंट है इसके। ठीक है, और ये मिशन जो है 278 डिस्ट्रिक्ट्स और 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो याद रखना है, ये बजट में भी बात बोली गई थी सिकल सेल एनीमिया की। ओके, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हो जो न्यूज़ में, जैसे कि राकेश पाल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, याद रखना है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं मनोज यादव। तो ये सब अपॉइंटमेंट्स याद रखिए जो रिसेंट अपॉइंटमेंट जुलाई में हुई है। शाहरुख खान को बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का। ओके, चाइना के क्यू डोंग्यू जो हैं वो कि वापस बन गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, उसके वापस ये हेड बन गए हैं चाइना के। ओके, नेक्स्ट, तुषार मेहता को रीअपॉइंट कर दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा जो ईडी के चीफ हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपने सुना होगा, जिनका नाम है एसके मिश्रा, उनके टेन्योर को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है कि 15 सितंबर तक आपका एक्सटेंड रहेगा। अब देखते हैं उसके बाद ईडी का चीफ कौन बनता है। अभी तो एसके मिश्रा ही हैं क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल रहे हैं। ओके, और लास्ट याद रखिएगा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अभी एक्टिंग चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस शिव कुमार सिंह। तो ये अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक्टिंग चेयरमैन है। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी जुलाई से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम आपको पता होगा, इंस्टाग्राम आप लोग यूज़ करते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है थ्रेड। तो पूछ सकते हैं थ्रेड किसने लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर है इंस्टाग्राम ने थ्रेड को लॉन्च किया। आई होप आप सबने थ्रेड में अपनी प्रोफाइल भी बनाई होगी। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मतलब अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एकेडमी ओपन होने वाली है मध्य प्रदेश में, और इस एकेडमी का जो टारगेट है कि जो गेमर्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं और उनकी एडवांसमेंट लेवल बढ़े और वो इसको प्रोफेशनल लेवल तक अपनी स्किल्स को रीच कर सकें, उसके लिए ये एकेडमी स्टैब्लिश की जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की जाएगी और इंडिया की फर्स्ट एकेडमी होगी। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, जैसे आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अभी रिसेंटली जुलाई में ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि साउथ कोरिया में हो रहा था। चांगवॉन शूटिंग रेंज में ये चीज़ हो रही थी। इंडिया की रैंक सेकेंड लगी है, याद रखिएगा। इंडिया के पास टोटल मेडल 17 थे, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और इंडिया की रैंक है सेकेंड। रैंक 1 किसकी आप सोच रहे होंगे, तो इसमें रैंक 1 है चाइना की विद 28 मेडल्स, और इंडिया की रैंक है 17 मेडल्स के साथ रैंक 2। याद रखिएगा इंडिया को 6 गोल्ड मिले हैं। गोल्ड मेरा मानना है किस किस को मिले वो मैंने बता दिए यहाँ पर, 6 गोल्ड किस फील्ड में मिले हुए हैं, बट मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा कि यहाँ पर आप बस इस मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कमलजीत। ओके, तो याद है कि इनको गोल्ड मिला है, ये बहुत न्यूज़ में चल रहे थे, तो इनका क्वेश्चन आ सकता है मेरा मानना। बाकी आप चाहें तो किस किस को गोल्ड मिला है पढ़ सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम हो, बट कमलजीत का नाम याद रखना। ओके, नेक्स्ट, 2 पर्सनैलिटी तो न्यूज़ में ही है, दैट इज सात्विक और चिराग, जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जुलाई में उन्होंने कोरियन ओपन जीत लिया है। उससे पहले आपको पता होगा स्विस ओपन, एशियन चैंपियनशिप, इंडोनेशियन ओपन, ये बैडमिंटन के बड़े फेमस प्लेयर हैं। ये सारे तो जीत ही रहे थे ये मार्च अप्रैल जून में, बट अभी जुलाई में उन्होंने कोरियन ओपन भी जीत लिया है। मिक्स डबल खेलते हैं, या सॉरी डबल्स खेलते हैं और डबल्स में आग लगा देते हैं एक तरीके से। तो सात्विक और चिराग दोनों की इमेज यहाँ बनी हुई है, बैडमिंटन के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ओके, आगे बात करें, दिलीप ट्रॉफी 2023 हुई, जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसको जीता है साउथ जोन ने, वेस्ट जोन को हराया है। फाइनल बेंगलुरु में हो रहा था
और साउथ जोन ने इसको जीत लिया है। तो 2023 की दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन ने जीती है। ओके, नेक्स्ट अभी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं आपको, 28 जुलाई से 20 अगस्त तक ये चल रहा है। अगस्त में कौन जीतेगा मैं फाइनल बता दूंगा, बट अभी ये चल रहा है। चल कहाँ रहा है? होस्ट कंट्री क्या? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका होस्ट कर रही हैं। और किस टीवी में आ रहा है जिसको देखना है, डीडी स्पोर्ट्स जो है उसके पास टेलीविजन राइट्स हैं इसके, तो आप जाकर देख सकते हो। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन वॉच इट। ओके, नेक्स्ट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर मैंने इसके हम थोड़ा गलत पॉइंट बता दिया था, वो मैं सही कर देता हूँ यहाँ पर। बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा है। इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते इसमें, और इंडिया की रैंक जो रही वो 3rd रही। ओके, इंडिया की 27 मेडल्स में आ रहे हैं 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। लास्ट से मैंने मेडल्स 27 बताए थे, बट ये गलत बता दिया था। अभी मैंने सही कर दिया, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जो है, इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। तो पूछ सकते हैं कहाँ पे इवेंट हो रहा है, इंडिया ने मेडल्स क्या जीते, इंडिया की रैंकिंग क्या रही, वो आपको याद रखना है। ओके, लक्ष्य सेन अभी रिसेंटली कनाडा ओपन 2023 जीते हैं, ये भी बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023, ये हुआ आयरलैंड में, और इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 2nd है। फर्स्ट रैंक है साउथ कोरिया की, इंडिया की रैंक है 2nd विद 11 मेडल्स, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो जस्ट रिमेंबर इंडिया की रैंक क्या है, 2nd है आर्चरी में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने SAFF चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है, जो कि फुटबॉल की एक फेमस चैंपियनशिप है। इसको इंडिया ने कुवैत को 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया, और ये इंडिया का 9th टाइटल था। मतलब ये 14 टाइम्स ये इवेंट हो चुका है चैंपियनशिप, और इंडिया ने 9th टाइम इस टाइटल को जीता है। ओके, और ये फाइनल जो हो रहा था वो बेंगलुरु में हो रहा था, श्री कांतरावा स्टेडियम जो है वहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। तो याद रखना है इंडिया ने जीत लिया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत न्यूज़ में भी आजकल फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023, मैं ग्रैंड स्लैम पे वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, बट अभी रिसेंटली जुलाई में विमिल्डन हुआ, 136th एडिशन था उसका। ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। मेंस सिंगल किसने जीता? बहुत फेमस प्लेयर हैं स्पेन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीता, इनका नाम है कार्लोस अल्काराज, जो कि बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, इसलिए न्यूज़ में है। ओके, और वुमेन्स में जीता है मार्केटा वोंड्रोजोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वुमेन्स सिंगल जीता है। बाकी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, किस किसने जीता है मैं फिर से बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच और सबलेंका ने, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच और इगा स्वातिक ने। ओके, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खिलाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में। अच्छा, टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। और अब यूएस ओपन होने वाला, देखते हैं यूएस ओपन कौन जीतता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको मैंने विमिल्डन के बारे में बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसे कहते हैं दुरंत कप। जो टूर्नामेंट 132nd एडिशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है दुरंत कप का। और ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, और 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक ये खेले जाएंगे। अलग अलग सिटीज में हो रहे हैं। जस्ट रिमेंबर कि अब जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे कौन इस दुरंत कप को जीतता है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली ईरान को हरा दिया है, किसमें? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में। ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी बुसन कोरिया में, दैट इज साउथ कोरिया में। और मैं बता दूं 9 बार ये इवेंट हो चुका है कबड्डी का, 8 बार हम जीत चुके हैं। तो इंडिया की एक तरीके से हेगमनी है रिगार्डिंग कबड्डी। तो कबड्डी में हमने ईरान को फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट ये पर्सनैलिटी बहुत न्यूज़ में है, दैट इज यूकी बामरी। ओके, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मेड इन ATP डबल टाइटल जीता है, जिसकी वजह से प्लेयर न्यूज़ में आ गए हैं। तो टाइटल तो नहीं पूछा इनका, बट ये जरूर पूछ सकते हैं प्लेयर किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। आंसर वुड बी टेनिस। ओके, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट में होने वाले थे, बट विक्टोरिया स्टेट ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, हम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट ने कैंसिल कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखते हैं कौन होस्ट करेगा। इंडिया भी होस्ट करे, मैं तो चाहता हूं इंडिया होस्ट करे, गुजरात में होस्ट हो। अब देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, बट साउथ को जो ऑस्ट्रेलिया था उसने तो मना कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जो कि पेरिस में हो रही थी। इंडिया ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया टोटल 10 मेडल जीते हैं। 3 गोल्ड जो जीते हैं वो सुमित ने जीता है जैवलिन थ्रो में, सचिन ने जीता है शॉटपुट में, और अजीत ने भी जीता है जैवलिन थ्रो में। तो ये इनके नाम याद रखना, क्योंकि 3 गोल्ड इंडिया को मिले हैं। पैरा की मैं बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इनका नाम कौन नहीं जानता, दैट इज नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग 2023 जो दोहा डायमंड लीग हो रही थी उसको इन्होंने फिर से जीत लिया है। इंडिया के फेमस जैवलिन थ्रो जिन्होंने ओलंपिक्स में भी इंडिया को गोल्ड दिलाया था। ओके, इन्होंने यहाँ पर भी गोल्ड जीत लिया विद 87.66 मीटर की थ्रो से, बेस्ट थ्रो से इन्होंने ये इवेंट जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार की थीम याद रखिएगा, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इतनी बड़ी थीम थी, ये नहीं पूछा जाएगी थीम में, सिर्फ क्या पूछा जाएगा, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। सिर्फ इतना लिख के आएगा, आपको पहचानना है इस बार की थीम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की क्या है।
ओके, आपको पता होगा इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को बनाया जाता है। सबसे सारे टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश में है। इट्स अ टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और इस बार कोई थीम थी, कोई ऑफिशियल थीम इंटरनेशनल टाइगर डे की नहीं थी, ये भी याद रखना, इस बार कोई ऑफिशियल थीम नहीं थी। ओके, नेक्स्ट स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है जुपिटर 3, जुपिटर स्पेसएक्स से लॉन्च किया है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट किससे लॉन्च किया? आंसर वुड बी स्पेसएक्स। ओके, सर्टेन ने अभी रिसेंटली इशू किया है, अलर्ट इशू किया किसका? दैट इज अकीरा रैंसमवेयर के बारे में, याद रखिएगा। तो पूछ सकते हैं अकीरा क्या है जो न्यूज़ में है? इट्स अ रैंसमवेयर जो कि न्यूज़ में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्विटर ने अपना लोगो जो है बर्ड से चेंज करके एक्स कर दिया। पूछ सकते हैं किसका लोगो है ये? इसका लोगो है ट्विटर का। ओके, लवासा जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन है जो कि पुणे के पास लोकेटेड है, याद रखिएगा, उसको डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सोल्ड आउट कर दिया गया है एट 1.8 थाउजेंड करोड़ में। तो पूछ सकते हैं लवासा कहाँ लोकेटेड है? इट्स अ हिल स्टेशन लोकेटेड वेयर? दैट इज इन नियर पुणे। ओके, नेक्स्ट 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट अभी रिसेंटली जुलाई में हुई। पूछा जाएगा कहाँ हुई? तो आंसर भी खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है, नेक्स्ट अभी पता होगा आपको, दैट इज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जिनका नाम है दैट इज जुलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओके, जिनकी अभी नाम पर मूवी भी रिलीज हुई है। तो याद रखिए, पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, वो भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली नागालैंड ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। नागालैंड ने क्या? दैट इज लम्पी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट। याद रखिएगा, लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट जो है वो नागालैंड ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट डू मीन बाय दिस लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? वो मैं आपको बताता हूँ। ये डिसीज जो है आप देख रहे हैं, ये कैटल्स में जनरली देखी जाती है। किससे? ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फूला फूला आप देख रहे होंगे, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं कैटल्स को। ये एक तरीके से सिम्टम है पहचानने का। ये एक वायरस की वजह से होती है, दैट इज कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से होता है। कैटल और बफेलो में जनरली देखा जाता है, बट अदर डियर वगैरह में भी हो सकती है ये बीमारी। और ये जो फ्लाइज, थिक्स, मॉस्किटोज होते हैं उसके थ्रू फैलती है। और इसकी वजह से याद रखिएगा कैटल्स की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है ना, कैटल्स को फीवर आ जाता है, बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से देखी जा रही है। और अभी नागालैंड में बहुत जगह देखा गया, तो नागालैंड ने इसको अपना लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। नागालैंड की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अंशुमान दैट इज जिंगरान। ये क्यों न्यूज़ में है? इन्होंने यंगेस्ट पर्सन बन गए जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर दिया है। नॉर्थ चैनल कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं ब्रिटेन और जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसके बीच में ये बना हुआ नॉर्थ चैनल, इस यंगेस्ट पर्सन बन गए जिन्होंने इसको क्रॉस किया है। आप शायद अपनी करंट उसमें पढ़ते होगे स्टैटिक जीके में कि फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल का मैं मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल भी मैं आपको बताता हूँ, ये इंग्लिश चैनल है यूके और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो ये पहले थे इंडियन और ये यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने, बट इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था, इन्होंने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है। तो डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, आप चाहो तो गूगल में देख सकते हो। ठीक है, रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 88th, विद टोगो और सेंगल की सेम रैंकिंग थी 88th, और रैंक 1 पर था सिंगापुर। इसको पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म जो है वो पब्लिश करता है। रैंक 1 पर सिंगापुर है और रैंक 2 पर जर्मनी, इटली और स्पेन, तीनों ही रैंक 2 पर इक्वली हैं। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 88th है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। ओके, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 ये भी रिसेंटली जुलाई में रिलीज किया गया। इसको रिलीज करता है नीति आयोग। ठीक है, और स्टेट्स की रैंकिंग होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट्स। याद रखिए टॉप परफॉर्मेंस जो है वो तमिलनाडु है। अगर हम बात करें हिमालयन स्टेट्स में तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। और अगर हम बात करते हैं दैट इज लैंडलॉक स्टेट्स में तो हरियाणा ने टॉप किया है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं या स्मॉल स्टेट्स की तो गोवा ने टॉप किया है। तो अलग अलग इंडिकेटर्स में आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स और यूटीज ने टॉप किया है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? करेक्ट आंसर नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 67th। और आपको याद रखना रैंक 1 पर कौन है? रैंक 1 पर है स्वीडन। तो याद रखना रैंक 1 का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है G20 का ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। व्हाट इज दिस? ये समिट न्यू दिल्ली में हुई। फर्स्ट टाइम ये समिट आप कह सकते हो इंडिया रोम इटली से बाहर हुई है, वरना हमेशा वहीं होती थी। फर्स्ट टाइम वहां से बाहर हुई और कहाँ हुई? इंडिया में आके हुई, दिल्ली में। 20 और 21 जुलाई को समिट हुई थी। फूड रेगुलेटर समिट नाम से बचा, फूड सेफ्टी की समिट होगी। बिल्कुल याद रखिए फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की समिट थी। आपसे पूछा गया समिट कहाँ हुई? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। पूछा जाता है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड जो है
किन 2 कंट्रीज़ की है। ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया यूएस चला रहे हैं टू स्टॉप इनिशिएटिव, दैट इज टू जॉइंट इनिशिएटिव है टू स्टॉप इलीगल शिपमेंट। जो इलीगल शिपमेंट होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए इंडिया यूएस का ये इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट असम गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किया, इसका नाम है दैट इज गजा कोता। ये क्या कैंपेन है? ये कैंपेन है एलिफेंट और जो मैन का कन्फ्लिक्ट होता है, याद रखिएगा, एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये कैंपेन असम गवर्नमेंट चला रही है। तो याद रखना है कौन चला रहा है, असम गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है नामदा आर्ट। पूछ सकते हैं नामदा आर्ट कहाँ से बिलोंग करती है, न्यूज़ में चल रही है। इट बिलोंग्स टू कश्मीर। आप देख सकते हैं किस तरह कारपेट्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो नामदा आर्ट पूछ सकते हैं। दूसरा एक चल रही है लंबानी आर्ट। तो लंबानी आर्ट कर्नाटका से बिलोंग करती है और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल एम्बलिशमेंट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता है इसको, और ये आर्ट जो बहुत फेमस है कर्नाटका की, और लंबानी या बंजारा कम्युनिटी इसको बनाती है और फेमस ये कहाँ की, दैट इज कर्नाटका की। ओके, नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज इस बार जुलाई में न्यूज़ में थी। एक थी नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, ये जुलाई में हो रही थी और कहाँ हुई थी, उलन बटोर, दैट इज मंगोलिया में एक्सरसाइज हो रही थी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है जापान इंडिया की, दैट इज जिमेक्स 2023। ये इंडिया और जापान की हो रही थी और ये कहाँ हुई थी, ये इंडिया में हुई थी, तो ज़्यादा चांसेस इसके हैं आने के। 5 से 10 जुलाई ये हुई थी विशाखापट्टनम में, तो मेरा मानना है इसके थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट, आई थिंक अगर आपने पूजा पाठ की होगी तो आपने इसको जरूर देखा होगा, इस पत्ते को, दैट इज अतुर बीतल लीफ। ओके, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, और किस स्टेट को मिला है जीआई टैग, दैट इज तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट मिशन वत्सला। ये स्कीम किससे रिलेटेड है? ये स्कीम है रेप विक्टिम्स, जो माइनर गर्ल्स होती है उनके लिए, ये वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, मिशन वत्सला। तो पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपने सुना होगा गूगल की एक पेरेंट, अल्फाबेट जो है पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, ठीक है, अल्फाबेट आपने नाम सुना होगा। इन्होंने रिसेंटली चैट बॉट लॉन्च किया है एआई बेस्ड, जिसका नाम है बार्ड। तो पूछ सकते हैं बार्ड जो चैट बॉट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर वुड बी गूगल ऑप्शन होगा या तो अल्फाबेट ऑप्शन होगा। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो, ये भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है 22 से लेकर 24 जुलाई में, और ये हुआ है कहाँ पर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि वाराणसी में। तो पूछ सकते हैं सीधे लोकेशन कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको आंसर लगाना है वाराणसी। ओके, नेक्स्ट है समर्थ स्कीम। सीधा पूछा कि स्कीम किससे रिलेटेड है? ये स्कीम है टेक्सटाइल से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है समर्थ का स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्डअप करने के लिए समर्थ स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे सागर संपर्क क्या है, व्हाट इज दिस सागर संपर्क? ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सागर संपर्क क्या है, ये एक DGNSS है। व्हाट इज DGNSS? दैट इज डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इंडिजीनियसली बिल्ट है हमारे लिए, और ये हमने लॉन्च किया, इसका नाम रखा है सागर संपर्क। इससे होगा क्या, इस सिस्टम के थ्रू याद रखिएगा प्रॉपर मैरीटाइम नेविगेशन हो सकेगी, सेफर मूव कर सकेंगे हम, एफिशिएंट मूवमेंट हो सकेगी हमारी वेसल्स की, हार्बर पे हम इजीली मूव कर सकेंगे। तो ऑफकोर्स इंडिजीनियसली बेस्ड है, अब हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो सागर याद रखिएगा, दैट इज सागर संपर्क, आपको याद रखना व्हाट इज दिस सागर संपर्क। ओके, याद रखिए GSI दैट इज जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सॉरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क ढूंढ लिया है, और वो उन्होंने ढूंढा है उड़ीसा में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है, और ये उन्होंने नेचुरल आर्क ढूंढा है सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में। तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल आर्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा है। तो रिसेंटली जुलाई में ये चीज़ ढूंढी गई है। ओके, तो यहाँ पर अभी एक लास्ट और टॉपिक है, दैट इज चंद्रयान 3। आप कहेंगे सर चंद्रयान 3 तो आपने स्पेशल वीडियो ही बनाया था, बिल्कुल बनाया था, बट बेसिक से बताया तो मैं चंद्रयान 3 आपको पता होगा लूनर मिशन है, और अगर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री होगी जो साउथ पोल में पहुँच रहे हैं, लूनर साउथ पोल, मून के साउथ पोल में। आज तक सारी कंट्री इक्वेटर के पास में पहुँची है मून के, बट साउथ पोल में पहुँचने वाली हम पहली कंट्री बन जाएंगे अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, जो कि यहाँ से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। लेट्स वेट, अगस्त में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसने लैंड किया है कि नहीं। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल हैं, लैंडर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, रोवर है। और अगर आप बोल रहे सर इसके हम डिटेल हमें चाहिए चंद्रयान 3 के बारे में, तो यार मैंने पूरा लेक्चर बनाया है चंद्रयान 3 के बारे में, और पूरा डिटेल में लेक्चर बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो लेक्चर आप और देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि चंद्रयान 3 किस तरह वर्क करने वाला, और हम देखते हैं उसको किस तरह वो पहुंचेगा, उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर चंद्रयान 3 और आप देख लेना। बाकी मैंने सारे टॉपिक जो है ना IR के, स्पोर्ट्स के, स्टैटिक जीके के सब कवर कर दिए गए, ये पढ़ के चले जाओ, एग्जाम क्लियर है। ठीक है, एक वीडियो में सारी चीज़ कंप्लीट करा देता हूँ बिना टाइम पास किए। आई होप इस तरह के इनिशिएटिव आपको पसंद आते हैं।
इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो चैनल की ग्रोथ के लिए, और जिस तरह 400 के सब्सक्राइबर हो गए इसको जल्दी जल्दी और बढ़ा दो, तो याद रखिएगा आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, हमारा QR कोड ही मेंशन है। इफ़ यू वांट टू पे, आप हमारे चैनल को पे कर सकते हो। याद रखिए ये एक वॉलंटरली है, नहीं कर सकते हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इससे भी हमें बेनिफिट होता है। ओके, और अब मैं अपने हमारा एक एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरी सारी बुकलेट लेना चाहते हो, याद रखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट की, पॉलिटी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे करके 12 बुकलेट्स हैं, ठीक है, सारी हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके बारे में डिटेल चाहिए तो तुरंत ऑर्डर करो। याद रखिएगा करंट अफेयर्स के साथ अगर सारे सब्जेक्ट्स मिल गए ना, एग्जाम नहीं रुक रहा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, हर जगह स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो रहे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एवरी स्टेट आर हैविंग द स्टेट सर्विसेज एग्जाम। याद रखिएगा स्टैटिक जीके सारी बुकलेट यहाँ पर अवेलेबल है। ये बुकलेट ले लो, मेरी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख लो, एग्जाम सीधे क्वालिफाई है। आपने देखा होगा हर एग्जाम में स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, और अगर आप स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लोगे, मतलब ये सब्जेक्ट वाले भी, तो फिर तो आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ये नोट्स आप ले सकते हो, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सारी अपडेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, देन जनरल साइंस है। ये सारी बुकलेट तुरंत ऑर्डर करो, ठीक है। लास्ट बुकलेट जो वो भी दिखाया तो मैं आपको, दैट इज ज्योग्राफी। ओके, तो सारी बुकलेट के हैंड रिटन नोट सैंपल देखना है, तुरंत व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। ये वीडियो को एंड तक देखा है और आपको वीडियो पसंद आया तो आप सोच सकते हैं नोट्स किस तरह के होंगे। नोट्स कवर कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक रहा आपके एग्जाम से। कॉन्फिडेंटली जाओ, एग्जाम को क्लियर करो। क्लासेस भी चाहिए, अगर नोट्स सर मैम स्टार्ट करें, नोट सिर्फ कैसे समझ सकेंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस भी आप देख सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कांटेक्ट करो यार, कांटेक्ट करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री, मेंस, एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ मेरे एप्लीकेशन में दिया हुआ है। आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट में जरूर प्रोवाइड करूंगा अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो। ओके, सो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। जुलाई मंथ, जिस तरह मैंने कहा था, मैं फर्स्ट होऊंगा जो सबसे पहले लेक्चर लेके आएगा, और आज जुलाई मंथ कंप्लीट हुआ। पूरा जुलाई मंथ का वीडियो आपके सामने। अब बहुत से लोग इसको कॉपी करके लेक्चर बनाएंगे, कोई बात नहीं, बट आप लोग को इनिशिएटिव कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, पीपीटी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत नॉलेज लगती है। तो आई होप आप इस इनिशिएटिव को पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को शेयर कर दें। याद रखोगे जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, इसकी पीपीटी और इसकी PDF मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। ओके, और किसी को अर्जेंट में चाहिए हो PDF तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट करिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।